हेलो एवरीवन, वेलकम टू जुडिशियल बीइंग्स। तो हमने ऑलरेडी चैप्टर कहाँ तक कवर कर लिया था? हम लोगों ने ऑलरेडी चैप्टर 12 तक पूरा कवर कर लिया था बीएनएसएस में एमसीक्यू। एंड आई एम रियली सॉरी फॉर द डिले ये वीडियो लाने में, क्योंकि मैं बीच में थोड़ा दिल्ली चला गया था कुछ काम के लिए। कुछ केसेस थे, उसके हिसाब से मुझे वहाँ जाना था। पहले से प्री शेड्यूल था, तो बीच में मैंने वीडियो भी बनाया था, अपलोड नहीं कर पाया। तो ये वीडियो मैं अभी फिर से आके न्यू रिकॉर्ड कर रहा हूँ और फिर से ही अपलोड होगा वीडियो। तो आप लोग इसमें चैप्टर 13 देखेंगे, और चैप्टर 13 में जो आप देखोगे वो है आपका जो मेन, जो मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है और इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। जो इन्फॉर्मेशन टू पुलिस एंड देयर पावर टू इन्वेस्टिगेट, इसमें भर भर के क्वेश्चन बनता है। तो ये सब वीडियोस आप ज़रूर देख लें और एग्ज़ाम के पहले अगर हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करें। और कुछ लोग कमेंट में बता रहे थे कि वॉइस का प्रॉब्लम है, तो मैंने मेरा माइक भी ले लिया है, तो इससे मे बी आपको पहले जो माइक था उससे उतना वॉइस क्लियरली आ नहीं पा रहा था, तो मैंने ये वाला माइक लिया है। अब आप कमेंट में बता सकते हैं वॉइस कैसा आ रहा है। और हम लोग का भी सेटअप लग रहा है, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा सेटअप में। तो उसमें आपका जो वॉइस क्लैरिटी है, नॉइज़ रिमूवर है, वो सब वगैरह कि हम लोग ऑर्डर कर चुके हैं, तो वो आ जाएगा एक बार, तो वॉइस क्लियरली आ जाएगा। और आप हम लोग को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। हम लोग का जुडिशियल बीइंग्स का चैनल है, वहाँ पे उस पर हम लोग का 23,000 सब्सक्राइबर्स हैं, तो आप वहाँ से अपडेट ले सकते हैं। यूपी एपीओ का हम लोग मॉप आपका जल्दी से जल्दी लेके आएंगे। तो आप अगर इंस्टाग्राम पे अपडेटेड रहेंगे तो जो हम लोग फ्री गिव अवे करेंगे उसका, ठीक ना, जिसमें हम लोग मॉक्स फ्री में देंगे कुछ स्टूडेंट्स को। उस गिव अवे में अगर आप एक्टिव रहेंगे हमारे इंस्टाग्राम पे, तो उस गिव अवे में आप भी मे बी उसके बेनिफिशियरी बन सकते हैं। यूपीएपीओ का हम लोग टोटल ट्राई करेंगे 10 मॉक्स ले आने का, 10+1। एक मॉक जो होगा आपका फ्री रहेगा, और 10 मॉक्स जो रहेगा उसमें हम लोग कुछ नॉमिनल प्राइस जो भी आप देना है दे सकते हो उतना ही, बस ये नहीं कि अब हम आपसे कुछ अनरीजनेबल अमाउंट चार्ज करेंगे, क्योंकि ये कोचिंग इंस्टीट्यूट है नहीं। मेरा खुद का स्लोगन रहा है शुरू से, लेट्स प्रिपेयर टुगेदर, क्योंकि मैं भी प्रिपरेशन में हूँ। तो अब मैं आपको समझ लूँगा एज ए प्रोडक्ट, तो फिर नहीं हो पाएगा ना, वैसे फिर वो साथ में प्रिपेयर नहीं कर सकते आप, इसीलिए। तो हम लोग ऑलरेडी चैप्टर 12 तक कर चुके थे, और डिले अब से नहीं होगा, रेगुलर अब वीडियोस आते जाएंगे। और प्लीज़ अपने लोग फ्रेंड्स में शेयर करते रहो। अब बिहार एपीओ का भी जो अपडेट आया था अभी आप देखे होंगे, ये लोगों ने नया, जो मैं खुद बिहार से हूँ, बिहार जुडिशरी 32nd जुडिशरी मैंने अपीयर हुआ था, उसमें इंटरव्यू तक मैं गया हूँ, लेकिन 10 मार्क्स से मेरा रह गया उसमें। तो 32nd बीजीएस मेरा दिया हुआ है। और एपीओ का एग्ज़ाम जो अभी बिहार जुडिशरी का होने वाला है हो जाएगा, क्योंकि ये लोग सिलेबस अपडेट कर दिए हैं। यूपी एपीओ में भी आप देखे होंगे यही ट्रेंड रहा, पहले सिलेबस चेंज हुआ, उसके बाद नोटिफिकेशन आ गया था। बिहार एपीओ में सिलेबस चेंज हो चुका है, तो अब नोटिफिकेशन आना संभाविक है कि मार्च तक तो आ ही जाएगा। एकदम श्योर शॉट रहिएगा, इसको पेंडिंग करके मत चलना कि अब आएगा 6 महीने बाद, ये हो, कभी भी आ जाएगा। अगर प्रिपरेशन आपका नहीं है तो आप पीछे हैं, सीधा बात है, ठीक है। क्योंकि इसमें तो भर भर के आएंगे, जो नए नए पास आउट हुए वो तो भरेंगे अच्छे से, जो जज के लिए एलिजिबल नहीं वो जान लगा देंगे अपना, ठीक है ना। जिनका 3 साल एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, मान लो 2 साल एक्सपीरियंस हुआ, 1 साल एक्सपीरियंस हुआ और जुडिशरी का प्रिपरेशन कर रहा था, तो वो तो भाई जान लगा देगा ना अपना इसके लिए। और आपका प्रिपरेशन नहीं है तो आपका फिर आप पीछे लटक जाएंगे इसमें। तो प्लीज़ ये आप जितना जल्दी हो सके, यूपी एपीओ बिहार एपीओ का जो सिलेबस आया था, इस पर भी मैं एक वीडियोस बना दूंगा कि सिलेबस क्या है बिहार एपीओ का। इसमें जो नया ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन, जो पहले नहीं था, और सीपीसी, और जो क्रिमिनल लॉज थे वो तो आते ही थे, तो भी वो कॉमन है। तो ये दो नया ऐड हुआ है, तो सिलेबस बढ़ा है, तो मेंस का भी सिलेबस बढ़ गया है। इसका एक रीज़न ये भी है कि पिछला बार बिहार जो एपीओ का एग्ज़ाम हुआ था ना, उसमें कुछ अजीब अजीब क्वेश्चन भी आया था। अब रीज़न ये क्वेश्चन आने का था कि इतना ना, मतलब सब्जेक्ट कम रहता था उन लोग के पास, क्वेश्चन लिमिटेड हो जाते थे, तो क्वेश्चन सब रट के जाते थे और लिख के आ जाते थे। एक क्वेश्चन तो आया था कि
जो सीक्वेंस है, जो क्रोनोलॉजी है आपका क्रिमिनल कोर्ट्स का, वो बताओ। मतलब सुप्रीम कोर्ट से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक क्या कौन कौन से कोर्ट है वो बताना है, जजेस का नाम वो बताओ। उसका वो क्वेश्चन था 25 मार्क्स का। उसमें कोई कितना ही लिख देगा, कितना ही लिख दोगे तुम, उस टाइप का तो क्वेश्चन आया था। तो ये इस बार कॉन्स्टिट्यूशन और सीपीसी इंट्रोड्यूस हुआ है। तो देखिए, अगर बिहार जुडिशरी हिसाब से भी आप कर रहे हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन तो इम्पोर्टेंट है। ये तो अब प्रीलिम्स में तो आना ही है। सीपीसी तो आपका कंपलसरी ही आएगा। ये चलिए आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑप्शनल में नहीं रखोगे तो सीपीसी तो आएगा। इसीलिए अपडेटेड रहिए हमेशा, जो भी नोटिफिकेशन आ रहा है कोई भी स्टेट का है, क्योंकि आपका भी स्टेट का जब आएगा ना उसी हिसाब किताब से ही कुछ आएगा। तो ये नहीं कि अब यूपी का है तो बिहार वाले नहीं देख रहे हैं, बिहार वाले आया तो यूपी वाले नहीं देख रहे हैं। झारखंड का एग्ज़ाम होने वाला है, उसका आपको एकदम अपडेट रहना पड़ेगा, क्या पूछ रहा है क्या हो रहा है। एक बार एग्ज़ाम हो जाने दीजिए, उसका भी हम लोग क्वेश्चन बना देंगे। मैंने नहीं पढ़ा था झारखंड का, ठीक ना। अब हम लोग यहाँ पे चैप्टर 12 तक करा दिए थे, चैप्टर 13 से शुरू करेंगे। इसमें टोटल 173 MCQs है, छोटा मोटा चैप्टर नहीं है, इसी से आप इसका इम्पोर्टेंस समझ लीजिए। ये 173 MCQ इसमें है, और सिंगल में जाओगे 350 से ऊपर है, 350 से ऊपर है उसमें। ठीक है ना, प्रीवियस ईयर बता रहे हैं जो लोग BNSS वगैरह कन्वर्ट करके पूछे हैं। शुरू करते हैं इसको, पहला क्वेश्चन से तुम्हारा। विच चैप्टर ऑफ BNSS डील्स विद इंफॉर्मेशन टू पुलिस एंड देयर पावर्स टू इन्वेस्टिगेट, किसमें है? पहले था चैप्टर 12, अब हो गया चैप्टर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। Information regarding occurrence of a cognizable offence is recorded by an officer in charge of a police station under which provision। ये पहले 154 वाला है, वो 173 हो गया है। ये सब याद होना चाहिए, ये सब एकदम टिप पे होना चाहिए। ये नहीं कि कोई पूछा आप सोच रहे हैं थोड़ा, हाँ सोच के बताते, वो नहीं, एकदम टिप पे। क्या है भाई, किस में रिकॉर्ड होगा? 154 173 में चला गया। क्वेश्चन नंबर 3, FIR can be filed under which section? 173। under which section of the following BNSS statutory definition of किसमें है? FIR कहीं डिफाइंड है? नहीं डिफाइंड है, ये तो बेसिक है। क्वेश्चन नंबर 5, इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू कॉग्निजेबल ऑफेंस कैन बी गिवन, कहाँ कहाँ दिया जाएगा? यहाँ ऑफेंस हुआ वहाँ पे, इरेस्पेक्टिव ऑफ द एरिया वेयर द ऑफेंस इज कमिटेड आइदर फ्री। अब इसमें देखो ना, ये वाला जो पार्ट है ना, इरेस्पेक्टिव ऑफ द एरिया वेयर ऑफेंस इज कमिटेड, ये कोई बता सकता है किससे रिलेटेड है? यही तुम्हारा कॉन्सेप्ट है जीरो FIR का, जो पहले अवेलेबल नहीं था। ठीक ना, तो जीरो FIR एज सच कोई टर्म यूज नहीं हुआ है, FIR भी टर्म यूज नहीं हुआ है तुम्हारा। ठीक है ना, ये जीरो FIR जो कॉन्सेप्ट है, इरेस्पेक्टिव ऑफ द एरिया वेयर ऑफेंस इज कमिटेड, जरूरी नहीं है कहाँ ऑफेंस हुआ है वहीं पे FIR होगा, कहीं भी हो जाएगा, वही जीरो FIR का कॉन्सेप्ट है। तो ये भी वाला पार्ट पहले नहीं था, ये इंट्रोड्यूस कर दिया गया है ना। 173 का क्लॉज 1 में ही ये सब दिया है, सामने बेयर रहना चाहिए कि आप मार्क करते चलो। तो ये वाला लाइन मार्क कर लो और वहीं पर लिख दो उसको, ये जीरो FIR, याद रहेगा तुमको। बेयर एक्ट सामने एकदम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। इफ द इंफॉर्मेशन एज टू कॉग्निजेबल ऑफेंस इज गिवन टू ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन आउटसाइड द एरिया where the offence is committed, it is called zero FIR। Under which section of BNSS the concept of zero FIR and EFIR can be found? 173 में आ गया है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए। इंफॉर्मेशन एज टू कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस कैन बी गिवन इन विच ऑफ द फॉलोइंग मैनर? डी है एनी ऑफ द मैनर, ओरली, रिटन या इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, तीनों में से कोई एक। ठीक ना, ओरली भी आप दे सकते हो, रिटर्न में भी दे सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन भी आ गया है। ये सारा तुम्हारा इंट्रोड्यूस हुआ है। तो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन वाला जो पार्ट है ना वो ऐड हुआ है, जो बेयर एक्ट अपने पास रखे हैं उसका सब क्लॉज 1 जो है 173 का क्लॉज 1 का सब क्लॉज 2 जो है उसमें दिया हुआ है। बाई इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इट शैल बी रिकॉर्ड, पढ़ रहे हैं वहीं से, इट शैल बी टेकन ऑन रिकॉर्ड बाई हिम ऑन बीइंग साइन विद इन 3 days बाई द पर्सन गिविंग इट। ठीक ना, जो दे रहे हो इसका 3 दिन में साइन भी हो जाना चाहिए, जो आदमी दे रहा है ना उसका 3 दिन के अंदर साइन भी हो जाना चाहिए।
ये पूरा वाला जो पार्ट है ना ये नया इंट्रोड्यूस हुआ है, पहले नहीं था, ठीक ना। तो इसको मार्क कर लेना, इसको घेर के सेकंड वाले पार्ट को लिख देना न्यू पेयर एक्ट में, तो याद रहेगा कि क्वेश्चन जो है इससे भर भर के आने का चांसेस हैं। न्यू प्रोविज़न जो भी चेंज हुआ है या इंट्रोड्यूस हुआ है तुम्हारा, उसी से क्वेश्चन बनने का मेजॉरिटी चांसेस रहता है। क्वेश्चन नंबर 9, FIR सजेस्ट दैट, FIR क्या सजेस्ट करता है? बी है, इट इज़ द अर्लीस्ट एंड फर्स्ट इंफॉर्मेशन ऑफ ए कॉग्निजेबल ऑफेंस रिकॉर्डेड बाय एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। ठीक है, अब पहला देख लो, प्रिवेंटेड है, नहीं होगा। दूसरा दे दो, कमिटेड बाय एन ऑफिसर, ये तो होगा ही नहीं, तो बस ऑप्शन बी होगा तुम्हारा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाइए। पॉइंट आउट इनकरेक्ट आंसर पॉइंट आउट करना है। FIR मीन्स रिपोर्ट ऑन कॉग्निजेबल इंफॉर्मेशन गिवन टू पुलिस ऑफिसर इन्फॉर्मेशन फर्स्ट इन पॉइंट ऑफ टाइम मस्ट बी ऑलवेज, ये गलत है ना। अब क्या क्या हो जाएगा, अब तो ओरली भी हो गया, रिटन भी हो गया, और डिजिटल भी हो गया, इलेक्ट्रॉनिक भी हो गया, तीनों मीन्स में हम दे सकते हैं। व्हाट्सएप से भी आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज़ ट्रू इन रिलेशन टू FIR रिपोर्ट। जैसे अब इसमें देखो, जैसे मेंस का आंसर लिखा जाता है ना, तो ये सब जो MCQ देख रहे हो ना, ये भी एक फॉर्मेट में समझ में तुमको आ जाना चाहिए। अब जैसे मेंस का आंसर लिखते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं, यही सब लिखा जाता है। अब उसमें जैसे मान लो FIR पे तुमको शॉर्ट नोट्स लिखने को दे दिया, शॉर्ट नोट्स क्या करना है, लेंदी पैराग्राफ नहीं लिखना है, वो एग्जामिनर देखेगा ही नहीं, उसका मन बनना जाता है देख के। उसे क्या करना है, पॉइंट बनाना है, पॉइंट में लिखते जाना है। अब इस तरह का जैसे पॉइंट बना है, इट इज़ गिवन टू ए ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, हो गया। इट इज़ साइंड बाय द पर्सन गिविंग, हो गया। इट मे बी ओरल राइटिंग ऑन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, तुम समराइज कर दिए ना इतना में। अब उसको पैराग्राफ, उसको भी बेयर एक्ट पढ़ने का मन नहीं करता है, तो भाई तुम लिख दिए बेयर एक्ट को सिंपल लैंग्वेज में, यही तुम्हारा मीन्स का हो गया, इंग्रेडिएंट्स। अब इसमें क्या करना है, जैसे पहला पॉइंट लिखे, दोबारा ये 3 पॉइंट तो पहले लिख दो स्टार्टिंग में। उसके बाद जब आओ मेन बॉडी पे, मेन बॉडी में क्या करना है, पहले पॉइंट को रेज करना है, उसको लिखना है, उसका कुछ एक्सप्लेनेशन दे देना है अपने हिसाब से। फिर दूसरा पॉइंट लिखना है, बी लिखे, फिर उसका कुछ एक्सप्लेनेशन अपना दे देना, फिर सी लिखे। ऐसे तुम्हारा पेज भर गया। कुछ केस याद है तो लास्ट में केस लॉज लिख दो, ठीक है। हमेशा जो मेंस का क्वेश्चन होगा या लिख रहे हो, तुमको पहला जो 2-3 लाइन हो ना, पहला जो लेट्स सपोज तुम इतना लिख रहे हो, इतना बड़ा लिख रहे हो, एक पेज मान लेते हैं इतना, तो एग्जामिनर को बस इतना पढ़ के तुमको 50% मार्क्स दे देना पड़ेगा। तुम्हारा ऐसा होना चाहिए अप्रोच लिखने का, सारा भर दो इसी में, उसको देखना ही नहीं पड़े, इधर तो उसको जाना ही नहीं पड़े, ये इसी में उसको समझ में आ जाए इस बच्चे को सब कुछ पता है, तो ये छोड़ा तो होगा ही नहीं कुछ, ठीक है। तो ऐसा पहले पॉइंट्स लिख दो, उसको बाद में एक्सपेंड कर दो, केस लॉज है उसी में लिख दो, सेक्शन है उसी में लिख दो, यहीं पे तुमको उसको समझ में आ जाना चाहिए, इस लड़के को सब कुछ पता है, इस लड़की को सब कुछ पता है, ज़्यादा इसमें हमको दिमाग नहीं लगाना है इसके पेपर में, ठीक है। उसके लिए जितना इजी करोगे तुम्हारे लिए उतना रैंक या मेरिट बनाना इजी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं। ए फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट मीन्स क्या होता है? डी है, इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू कमीशन ऑफ ए कॉग्निजेबल ऑफेंस गिवन टू ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन, डी हो गया ऑप्शन। Question number 13. What is the principal object of a information report under section 173 BNSS? क्या है ऑब्जेक्ट, क्या है इसका पूछ रहे हैं ना। तो ये जैसे ऑब्जेक्ट लिखोगे, इंट्रोडक्शन लिखा जाता है ना, इसमें ये लिखा जाता है कि ऑब्जेक्ट क्या है। कोई एक्ट बना है तो उसका ऑब्जेक्ट क्या है। कोई क्वेश्चन है, जैसे फंडामेंटल राइट का आ गया कॉन्स्टिट्यूशन में, फंडामेंटल राइट नोट्स लिखिए, या फंडामेंटल राइट पर से DPFs आ गया, इस पे लिखो तुम। तो तुमको पहले बताना पड़ेगा, जो इंट्रोडक्शन लिखोगे मेंस का, उसमें तुमको एक्सप्लेन करना पड़ेगा फंडामेंटल राइट का क्या ऑब्जेक्टिव है, DPSP का क्या ऑब्जेक्टिव है, ये तुमको ऊपर में लिखा जाता है। उसके बाद कीवर्ड्स वाला सेक्शन डालना, कीवर्ड्स में उसका जितना तुम्हारा वर्ड वगैरह है, आर्टिकल है, सेक्शन है, केसेस है, लिख दो वहीं पे सब कुछ, कि सब कुछ उसको समझ में आ जाए, इसको पता है। उसके बाद आ जाओ मेन बॉडी पे। ये जो प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट पूछा जाता है ना कोई भी चीज़ का, जैसे FIR पर लिख रहे हो तो प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट क्या है, तो ये वाला पार्ट तुम लिख सकते हो उसमें। यही मेंस का भी तुम्हारा यहाँ से हो जाएगा आराम से।
बस तुमको पता होना चाहिए कि हमको वहाँ पे डालना क्या है। अगर वो क्लैरिटी है ना, तुम्हारा हो ही नहीं सकता कि रिवीजन हो नहीं रहा हो। तुम प्रीलिम्स भी पढ़ रहे हो तो मेंस का रिवीजन हो रहा होगा, मेंस पढ़ोगे तो प्रीलिम्स का रिवीजन होते रहना चाहिए साथ में साथ, अलग अलग नहीं पढ़ना है। क्योंकि सब्जेक्ट जब सेम ही है तो आपको क्यों 2 बार प्रिपरेशन करना पड़ेगा चीज़ का, एक ही साथ आपका सब कुछ होना चाहिए। ऑप्शन डी है इसमें, बोथ टू सेट द क्रिमिनल लॉ इन मोशन एंड टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट द एलिजेड क्रिमिनल एक्टिविटी सो एज टू एबल टू टेक सुटेबल स्टेप्स टू ट्रेस एंड ब्रिंग टू बुक द गिल्टी। यही है तुम्हारा प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट क्या है एफआईआर का, बोथ टू सेट क्रिमिनल लॉ इन मोशन एंड टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट द एलिजेड क्रिमिनल एक्टिविटी सो एज टू एबल टू टेक सुटेबल एक्शन स्टेप्स टू ट्रेस एंड ब्रिंग टू बुक द गिल्टी। अब इसको अपने लैंग्वेज में भी तुम अपना चाहो तो लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 14, in which of the following case an officer in charge police station with the prior permission of an officer in charge not below the rank of deputy superintendent of police after considering the nature and gravity of offense proceed to conduct preliminary inquiry। ये न्यू है, ये अपना मार्क कर लीजिएगा। अब ये कौन सा पार्ट है, ये है तुम्हारा 173 का सब क्लॉज 3 का पार्ट जो है तुम्हारा उसी में दिया हुआ है। ये पहले नहीं था, इस बार इंट्रोड्यूस किया गया है। ए है तुम्हारा इसका आंसर, इनकॉग्निजेबल ऑफेंस पनिशबल फॉर 3 to 7 years, फॉर 3 years और मोर बट लेस देन 7 years। 3 से 7 साल के बीच में जो होगा ना उसमें इंक्वायरी ऑर्डर किया जा सकता है। कोई बता सकता है कौन केस में आया था कि इंक्वायरी करना है? अगर 7 साल से कम का ऑफेंस है तब आप एफआईआर लॉन्च करेंगे। पहले तो हो जाता था तुरंत एफआईआर, अब ये रूल बना दिया गया था। ये किस केस में आया था? ललिता कुमार वाले केस में आया था। बेयर एक्ट जो नहीं लिखे, बेयर एक्ट में ही अपना लिख दीजिए कि वहीं रिवीजन होते जाए। ललिता कुमार केस में गाइडलाइंस आया था, उसी में तुम्हारा ये सब दिया गया था कि 7 ईयर से कम है तो अब इसमें प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करना पड़ेगा। इसी को न्यू लॉ के थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया है। अब बोला गया है कि 3 से 7 साल का जो ऑफेंस होगा उसमें इंक्वायरी करना है विद द अप्रूवल ऑफ डीएसपी, ठीक है ना, डीएसपी के और प्रायर परमिशन से करना पड़ेगा आपको। जो भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होंगे डीएसपी का परमिशन लेके पहले इंक्वायरी करेंगे, देखेंगे केस बन रहा है कि नहीं, उसके बाद उसमें केस फाइलिंग होगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाइए। इफ़ एफआईआर इज गिवन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन देन इट मस्ट बी साइन बाय द पर्सन गिविंग इट विद इन कितना दिन में? ये नया क्वेश्चन है 173 का सब क्लॉज 1 का पार्ट 2 है तुम्हारा, ठीक है ना, उसमें दिया हुआ है। एकदम रटा होना चाहिए, जैसे डायरेक्ट हम लिख दिए हैं। जैसे अगर आपके पास पीडीएफ का हो गया होगा तो इसमें आप लिख सकते हो, और जिनको पीडीएफ चाहिए कमेंट में बता दीजिएगा, हम भेज देंगे पीडीएफ। अब अपना नंबर भी कमेंट कर सकते हैं, हम उस पर व्हाट्सएप कर देंगे, वो मेरे लिए ज़्यादा ईजी रहता है। क्वेश्चन नंबर इसका हो जाएगा कितना डेज में देना है? 3 डेज में साइन हो जाना चाहिए। इसमें टोटल 32 तक है, 32 तक पूरा ख़त्म करके छोड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाइए। अंडर 173 सब क्लॉज 3 द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन में प्रोसीड टू कंडक्ट प्रिलिमिनरी इंक्वायरी अंडर द सर्कमस्टांसेस मेंशन्ड इन दैट सेक्शन टू एसर्टेन, ठीक है, यहाँ क्या किस पर्पज़ के लिए? वेदर देयर एग्जिस्ट ए प्राइमा फेसाई केस फॉर प्रोसीडिंग, तभी उसमें किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 अंडर 173 सब क्लॉज 3 द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस may proceed to conduct preliminary inquiry under circumstances mentioned in that section within a period of कितना डेज के अंडर? ये 14 डेज के अंडर, ठीक ना। इसमें बता देना है 14 दिन में कि भाई केस बन रहा है कि नहीं, एफआईआर होना चाहिए कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 18 इन रेफरेंस टू इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? डी है, कॉपी ऑफ इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी गिवन, ये गलत है, दिया जाता है। तो कौन कौन सा सही है वो पढ़ लीजिए। इट मे बी गिवन ओरली टू एन ऑफिसर इन चार्ज, दिया जा सकता है। इट इज़ रिड्यूस टू राइटिंग बाई एन अंडर डायरेक्शन ऑफिसर, ये सही है। इंफॉर्मेशन रिड्यूस टू राइटिंग इज टू बी साइन बाई ऑफिसर के पीछे, सही है। 19 पे आ जाइए।
अंडर 173 BNSS हु कैन गिव इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू कमीशन और कॉग्निजेबल ऑफेंस। डी है एनी पर्सन। कौन दे सकता है? कोई भी व्यक्ति दे सकता है, बस विक्टिम नहीं होगा, डिपेंडेंट नहीं होगा, रिलेटिव, ये सारे दे सकते हैं, कोई भी व्यक्ति दे सकता है। रोड पे कोई देखा क्राइम होते तो भाई उसका भी तो FIR हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल एलिमेंट ऑफ FIR। इसमें डी है तुम्हारा, इंफॉर्मेशन में रिलेट टू एन ऑफेंस, टू एनी ऑफेंस वेदर कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल। डी हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 21, इन ए फर्स्ट इंफॉर्मेशन इफ एन ऑफेंस इज कॉग्निजेबल द होल केस शैल बी डीम्ड टू बी कॉग्निजेबल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाते हैं। अकॉर्डिंग टू BNSS एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू कॉग्निशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस शैल बी साइंड बाई। कौन कौन साइन करेगा? ए होगा पर्सन गिविंग, जो व्यक्ति साइन कर रहा है वही तुम्हारा दे देगा उसको, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 22, रीड द फॉलोइंग, FIR इज ओनली अ रिपोर्ट अबाउट कमीशन ऑफ क्राइम। सही है। FIR इज इन इट सेल्फ इज ए सब्सटेंशियल एविडेंस। सही है। क्या इसमें दोनों कौन कौन से सही है? ए हो जाएगा। दूसरा वाला तुम्हारा गलत होता है, बस FIR तुम्हारा सब्सटेंशियल एविडेंस नहीं होगा, ठीक ना। इसको किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है? टू कोरोबोरेट या कॉन्ट्राडिक्ट। यही दो टर्म याद रख लीजिए, रट लीजिए, जो भी करना है, जहाँ लिखना है लिख लो। FIR को हमेशा, जैसे क्रॉस एग्जामिनेशन होता है ना, मान लो तुम FIR लिखवाए हो कि तुम्हारे घर में ये आदमी घुस के मारपीट किया गया था। अब जो डिफेंस का लॉयर होगा ना, वो आएगा क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए, वो FIR का कॉपी उठाएगा। अब बोलना है आपने ये लिखवाया था? हाँ मैंने लिखवाया था। आपने तो ये लिख बोला था? तो नहीं नहीं मैंने तो ये नहीं बोला था, ये बोला था। तो वहाँ से क्या कर रहा है? वो कोरोबोरेट कर रहा है। अब आपने मान लीजिए कोर्ट में कुछ और स्टेटमेंट दिया, तो वो FIR का कॉपी उठाएगा, बोलेगा कि देखिए अभी आपने तो कोर्ट में ये बोला, लेकिन आपने यहाँ तो ये लिखवाया था, जो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है वो। तो यही तो पर्पज़ के लिए FIR का यूज होता है, ठीक ना। बस FIR एक एविडेंस नहीं बन जाएगा, डाइंग डिक्लेरेशन बन सकता है, ठीक ना। जैसे सपोज वो लिखा के गया, मार दिया कोई उसको बाहर में, और वही लिखा के गया था कि आदमी हमको मारने वाला है, वही मार दिया, तो वो डाइंग डिक्लेरेशन हो जाएगा, उसका यूज किया जा सकता है, एक्सेप्शन है उसका। क्वेश्चन नंबर 24, इन रिलेशन टू FIR लॉज अंडर 173 ऑफ BNSS विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। सी है तुम्हारा, इट कैन नॉट बी यूज एट ए प्रीवियस स्टेटमेंट फॉर एनी पर्पस, ठीक है। नॉट करेक्ट पूछ रहा है ना, इट कैन बी यूज हो जाएगा। उसमें क्या क्या से सही है? इन्फॉर्मेंट मे नॉट बी एन आई है, उतने ज़रूरी नहीं है, हो भी सकता है। इट मेयरली मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, ये भी सही है। इट इज़ नॉट ए सब्सटेंस, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाइए, इंपॉर्टेंट है। FIR इज नॉट सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस, इट कैन बी यूज ड्यूरिंग ट्रायल फॉर फॉलोइंग। क्या क्या के लिए? जो हम बताएं आपको, कोरबोरेट एंड कॉन्ट्राडिक्ट, यही दो चीज़ के लिए यूज किया जाता है। इसका याद कर लो, रट लो, जो करना है। मेंस में खूब लिखा जाता है इसको। क्वेश्चन नंबर 23, मैंने मेंस दिया है इसलिए आपको भी हेल्प हो जाएगा, क्योंकि मैं उस पर्सपेक्टिव से ही कोई चीज़ पढ़ूंगा, तो हमेशा पढ़ता हूँ कि मेंस में हेल्प आना चाहिए। तो सारा सिलेक्शन होगा कि नहीं, मेरिट में आएंगे कि नहीं, वो मेंस ही डिसाइड करता है। प्रीलिम्स तो बस एक दरवाज़ा है जो आपको निकाल दिया, एक बार उससे निकल गए आप तो हो गया, उसका कोई मतलब ही नहीं है कितना आया था आपको। 250 में आपको 200 आया, 225 आ गया, 250 का 250 आ गया, क्या मतलब है उसका? आपका बस वो दो ऐड होने वाला नहीं है। अब उसको भी ऐसा नहीं कि मजाक में लेके चल रहे हैं पूरा। हाँ, देखिएगा, अगर आप मेंस पे अच्छा कमांड है तो हो ही नहीं सकता प्रीलिम्स आपका बहुत बेकार होगा, प्रीलिम्स पे भी आपका कमांड आ जाएगा। तो प्रिपरेशन हमेशा दोनों एंगल से करिए। क्वेश्चन नंबर 26, अंडर BNSS हु शैल रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन ऑफ रेप गिवन बाय ए रेप विक्टिम ऑफिसर इन चार्ज डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक। ये डी हो जाएगा, वुमेन ऑफिसर ही करेगी, सर्च भी वुमेन ऑफिसर ही करती है। सेक्शन 26, अब जैसे देख रहे हैं आप, ये सब इस टाइप का नोट्स आप बना सकते हैं, जो बनाइएगा तो अपना जहाँ भी पढ़ रहे हो वहाँ लिख दो, ये सब याद रहेगा।
अब ये जैसे BNS का आर्टिकल है तो 64 में पनिशमेंट फॉर रेप आ गया है, ठीक ना। 124 हो गया ग्रीवियस हर्ट बाय यूज ऑफ एसिड हो गया है, वो सब वहाँ पे दिया हुआ है, सब BNS का आर्टिकल है, सेक्शन है। क्वेश्चन नंबर 27, इफ एन ऑफेंस अंडर 64 BNS इज कमिटेड द इंफॉर्मेशन शैल बी रिकॉर्डेड बाय वुमेन ऑफिसर अंडर सेक्शन, किस सेक्शन में? 173 BNSS में। 28 पे आ जाओ। If any woman against whom an offence under 124 BNS is alleged to have been committed gives information under BNS, such information shall be recorded by, कौन रिकॉर्ड करेगा इसको? ए है तुम्हारा बाई ए वुमेन पुलिस ऑफिसर और ए वुमेन ऑफिसर, यही होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 29, any person aggrieved by refusal on the part of an officer in charge of police station to record the information in cognizable offence may under 173(4) of BNSS send the information in writing and by post to सी है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को भेजा। अगर आपका वो मान लीजिए रिकॉर्ड नहीं कर सकता तो आप लेटर भेजेंगे, लेटर भी नहीं होता है तब क्या करते हैं? अगर लेटर भी नहीं मानता है वो तब मजिस्ट्रेट के पास जाया जाता है, फिर मजिस्ट्रेट बुलाएगा पुलिस ऑफिसर को, क्यों नहीं हो रहा है केस में, इंक्वायरी करो, इंक्वायरी करेगा वो, फिर वो रिपोर्ट देगा, बताएगा कि इसमें केस बन रहा है कि नहीं, उस बेसिस पे मजिस्ट्रेट ऑर्डर करेगा कि FIR होना चाहिए कि नहीं, यही होता है। क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाइए। अंडर 173 सब क्लॉज 4 बेयर जो भी है अपना देखते रहिएगा। Thus, if the superintendent of police does not act on the information given by informant में make an application before, किसको? मजिस्ट्रेट बताए आपको अभी, उसी के बेसिस पे मजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन डाल दिया जाता है। 31, ए कंप्लेंट बिकम्स ए FIR। अब कंप्लेंट जैसे मान लेते हैं आप किए हैं मजिस्ट्रेट को, जैसे सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस भी नहीं सुना तब आप कंप्लेंट कर दिए किसको? मजिस्ट्रेट को। अब मजिस्ट्रेट उस कंप्लेंट को FIR में कब कन्वर्ट करता है? बी है तुम्हारा व्हेन इट इज सेंट टू द पुलिस फॉर इन्वेस्टिगेशन अंडर 175 सब क्लॉज 3। तो पहले जो 156(3) था ना, वही है ये 170, जिसमें इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करने का मजिस्ट्रेट के पास पावर रहता था, ये वाला पार्ट है, ठीक ना। याद रहना चाहिए ये सब चीज़, यही सब सेक्शन जो पहले था ये सब बदल चुका है। बी हो जाएगा व्हेन इट इज सेंट टू पुलिस फॉर इन्वेस्टिगेशन अंडर 175 सब क्लॉज 3। 32, under which provision it is provided that where a case relates to 2 or more offense of which at least one is cognizable, the case shall be deemed to be cognizable case। डी हो जाएगा 174 सब क्लॉज 4। अब इसमें यही दिया हुआ है तुम्हारा क्या, जहाँ पे केस 2 या 2 से अलग ऑफेंसेस से रिलेटेड है, जिसमें से एक भी तुम्हारा कॉग्निजेबल है, तो पूरा कंप्लेंट को मान लिया जाएगा क्या? कॉग्निजेबल है, उस हिसाब से फिर FIR फाइल किया जाता है, ठीक ना। और 173 का जो सब क्लॉज 4 है ना, 175 का सब क्लॉज 4 ये नया ऐड हुआ है, न्यू, तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, बेयर एक्ट में मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो भी न्यू हुआ है ना वो वाला ऐड होते जाएगा, ठीक ना। उसी से क्वेश्चन ज़्यादा बनने का चांसेस है, तो वो सब तो रिवीजन के टाइम आपसे मिस नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एकदम याद होना चाहिए, ठीक ना। उसमें क्या क्या चेंजेज हुए हैं क्या नहीं हुए वो सब आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। इसी के साथ हम लोग का जो चैप्टर 170 चैप्टर 13 जो है हम लोग कंप्लीट करा रहे हैं। इसमें ये पहला पार्ट वीडियो बना है, ठीक है। ऐसे ही पार्ट पार्ट करके हम लोग टॉपिक्स को कवर करते जाएंगे कि आपको भी लोड नहीं पड़े एक बार में सारा वीडियो का, और सारा टॉपिक भी कवर होते जाए, ठीक है। अब ये जैसे मैंने इतना करा दिया, अब इसका आप जाके वीडियो देखेंगे, ये वाला वीडियो देखने के बाद कुछ मेंस का देखोगे, बेयर एक्ट में जो मार्क कर लेंगे बोले वो मार्क करोगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो देखना, ठीक है। बेयर एक्ट एकदम सामने होना चाहिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर कर दिया करो और सब्सक्राइब में प्लीज़ हेल्प करो, क्योंकि मुझे भी कुछ हेल्प मिलना चाहिए, लगे कि मुझे भी
लोग सीरियसली इसको ले रहे हैं, इस इनिशिएटिव को। तो मैं आगे भी, और जीके वगैरह का भी है उसको भी मैं कवर कराते जाऊंगा। कुछ ट्यूटर्स को भी मैंने हायर किया है, वो लोग भी अब काम करेंगे इस पर। तो वो लोग भी जैसे जैसे वीडियोस अपना भेजेंगे जीके वगैरह का, वो मैं अपलोड करते जाऊंगा। और आपका एक जगह पे सब कुछ मिल जाएगा प्रिपरेशन के लिए। ये नहीं कि आपको कोई कोर्स वगैरह ज्वाइन करना पड़ेगा, सब कुछ फ्री यहाँ पे रहेगा। बस मॉक वगैरह का जो होगा उसको हम लोग जो बनाएंगे, उसमें गिव अवे में कुछ लोग को फ्री मिलेगा और लोग को नॉमिनल प्राइस पे वो अवेलेबल रहेगा। तो यूपी एपीओ का मॉक जो होगा अभी हम लोग सबसे पहले लाने का कोशिश कर रहे हैं। अभी डाटाबेस हम लोग का तैयार हो रहा है, एक बार तैयार हो जाएगा आपको पीडीएफ मिल जाएगा पहले क्वेश्चन का। गूगल मीट पे आपको ज्वाइन करना है, उन्हीं लोग को पीडीएफ मिलेगा जो जो ज्वाइन करेंगे। अब जो पीडीएफ से आपको पहले देख के आंसर अपना मार्क कर लेना है, फिर हम लोग उसी गूगल मीट में ही आंसर बताएंगे। आपको कोई बाद में जाके मैं आंसर मार्क नहीं करना, ये नहीं करना है, आपको उसी में बताया जाएगा, क्योंकि डिस्कशन भी वहीं पे हो जाए सब कुछ, ठीक है ना। एक बार में पूरा क्लास कंडक्ट हो जाए। यही इसी तरीके से हम लोग यूपीएपीओ का मॉक करवाएंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों को जितना जितना हो सके शेयर करो। जिनके पास मान लो कोचिंग करने का पैसा वगैरह नहीं है, इकोनॉमिकली उतना नहीं है, या आपके पास टाइम नहीं है कोचिंग जाने का, आप यहाँ से कवर कर सकते हो। आपका एमसीक्यू सारा हम लोग करवा देंगे यहीं से, ठीक है। थैंक यू।